नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था कि हम वापस आएंगे और जो एक ही सवाल पूछा था एंड आप लोग भी जानते हैं कि डिटेल्ड आंसर अगर चाहिए और आप लोगों को अगर सारी बातें समझ में आना चाहिए तो ऑब्वियसली आधे अधूरे आंसर तो नहीं मिलेंगे, टाइम लगता है। और और आप लोगों की ही विश थी कि प्रोग्राम को छोटा बनाया जाए, इसलिए हमने अलग अलग पार्ट्स में इसको बांट दिया है। एंड उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग पूरा प्रोग्राम जरूर देखेंगे। एंड आज ऑब्वियसली पैनल सेम है, नटराजन जी है, जैसे मैंने पहले बोला है, ही इज एन आईटी प्रोफेशनल, ही इज इन द इंश्योरेंस बिजनेस एंड ही इज एन एविड बर्ड वॉचर। रणदीप सिंह सिसोदिया जी का मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था पहले भी, अब आज फिर से इंट्रोड्यूस करती हूँ। रणदीप जी ऑथर है, एक किताब जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आप लोगों को भी बोला है, द क्रूसेडर। ही इज ऑल्सो he is also corporate he has a corporate experience of 20 years in leadership positions. Now he is into leadership coaching and as I said he's an author. Welcome Randeep ji, welcome Natarajan ji. अच्छा श्रोता, हम लोग इसके पहले ये डिस्कस कर रहे थे, इसके पहले वाले एपिसोड में ना हमने ये डिस्कस किया था कि मोदी जी की इतनी आलोचना क्यों होती है, या फिर आप कहिए मोदी जी को इतना नफरत क्यों करते हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखी तो वो एपिसोड जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि फिर आप लोगों को ना लिंक नहीं लगेगी कि बात क्या कर रही है। एंड एक सेकंड क्वेश्चन जो मेरा रणदीप जी से है वो है, हमको तो ये हम तो समझ गए हैं कि मोदी जी से नफरत किस वजह से है, मोदी जी से इनसिक्योरिटी क्यों हुआ इन लोगों को। मगर ये बताइए कि क्या सिर्फ उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के को बदनामी करते रहे, या इन लोगों के पास कोई कॉन्क्रीट प्लान भी इन्होंने बनाया मोदी जी को हैंडल करने के लिए, मोदी जी को डिफीट करने के लिए। एंड वर दे सक्सेसफुल इन द प्लान, क्योंकि 2019 तो वो फिर से जीते। तो ये अगेन बहुत अच्छा सवाल है निशा जी, और इस पे मैंने डिटेल में विस्तार पूर्वक मैंने किताब में भी लिखा है कि जो हमें क्लियर था, जो हमने देखा कि 2014 के बाद जो हुआ इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ द ऑपोजिशन टू टेक ऑन मोदी। तो ऑब्वियसली एज यू सेड, एक तो था कि देयर वाज अ जॉइंट एफर्ट in terms of criticizing him and abusing and vilification of Narendra Modi. But the other thing, आपने देखा कि जो स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई थी एक महागठबंधन, तो उसके पीछे आई थिंक जो फिलॉसफी था ये था कि मोदी जी को एक तो मिल के उनसे लड़ा जाए, और इम्पोर्टेंटली हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कैंडिडेट हो ऑपोजिशन का जो बीजेपी या मोदी जी के अगेंस्ट लड़े। तो उससे और क्या होगा कि वो जो बैटल है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल के मुद्दों पे लड़ी जाए। तो ये एक्चुअली प्लान था, एंड आई हैव मेंशन्ड इन द बुक, मैंने इसको इक्वेट किया है और एनालॉजी मैंने यूज की है कि 1965 में जब पाकिस्तान को हमने हराया तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला कि यूएन में जाके बोला था कि वी विल फाइट 1000 ईयर वॉर इन इंडिया। और उनका स्ट्रेटजी ये था, जो स्ट्रेटजी था कि एक तो था कि इंडिया से डायरेक्टली वो नहीं लड़ सकते हैं, वो तो क्लियर हो गया था उनको, क्योंकि इंडिया वाज फार मोर स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान। तो उन्होंने क्या किया कि द प्लान ये बनाया कि इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजा जाएगा इंडिया के अंदर, और वो ऑल अक्रॉस इंडिया दे विल क्रिएट मेहम। तो इंडिया को अंदर से तोड़ा जाएगा। और इनफैक्ट दैट टर्म वाज पॉपुलरली कॉल्ड ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, मतलब 1000 जगह पे क्या में मेहम क्रिएट किया जाएगा। तो वो जो थी ना, वो जो स्ट्रेटजी थी, वो ऑपोजिशन में जो हमने देखा, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि वो ऑपोजिशन ने अडॉप्ट की। एंड द आइडिया वाज, एंड द टर्म यूज्ड इन माय बुक इज, the idea was to bleed Modi with 543 cuts. So 543 constituencies थी, तो
तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कैंडिडेट होगा ऑपोजिशन का जो उनके अगेंस्ट लड़ेगा, और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकल जो इश्यूज होंगे उसी पे लड़ेगा। तो आइडिया वाज कि मोदी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो नहीं हो सकते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के मुद्दों पे भी उनका ग्राफ नहीं होगा। तो ये बेसिकली प्लान था मोदी को टैकल करने का पॉलिटिकली एंड इलेक्टोरली। सो व्हाई डिड दे फेल? वो 2019 वापस क्यों? दे वर वेरी कॉन्फिडेंट। इनफैक्ट सोनिया गांधी ने बोला था, यू सॉ व्हाट हैपेंड टू इंडिया शाइनिंग, दैट वाज हर स्टेटमेंट, that you saw what happened to India shining. So these people are again doing all these things. Magar we are going to come back. They were very confident. So why did they lose? तो फेल वो क्यों किया ईशा जी? उसमें मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, उल्टा सवाल पूछता हूँ कि क्या ऑपोजिशन एक कैंडिडेट खड़ा कर पाया? Absolutely, absolutely. और क्या वो मुद्दा लोकलाइज कर पाए? मुद्दे वो भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो एक तो उनकी जो स्ट्रैटेजी अपने ही लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे इंटरनली दे वर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट। और जो दूसरा है, मतलब मैंने इस पे डिटेल में लिखा है बुक में, तो आई थिंक उसमें और इंसाइट्स मिलेंगे आपको। अभी मैं सब कुछ बता नहीं सकता क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नटराजन जी कुछ बोलना चाहते थे? In addition to all this, I think somewhere along the line, opposition lost sight of one fact, that Modi ji had started delivering on some of the promises that the manifesto has set. Okay, the last mile delivery जो है वो आने लगा at the level of people, and they saw real changes happening. And the opposition, never having delivered anything on their words or promises, they never believed in their promises, let alone their words. Okay, so I think the people also saw a lot of difference. Now, even if opposition had done lots, okay, in terms of strategizing, हवा में बातें करना, सब कुछ, even then मेरे हिसाब से शायद वो लोग इनके खिलाफ लड़ नहीं पा रहे थे, and it would have been very difficult. That is my viewpoint, but I would like Randeep ji to validate my views. No, exactly. You are absolutely correct. So one, as you mentioned, so this was another key aspect, that Modi was delivering on his promises, as you mentioned. So see, broadly मैं कहूँ मोदी जी ने क्या किया वो हम सब जानते हैं, बट ब्रॉडली मैं बता रहा हूँ आपको कि दो की मुद्दे थे। एक तो डेवलपमेंट का मुद्दा था, राइट, और दूसरा था नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा। नेशनल सिक्योरिटी का क्यों था? अब आप सोचिए कि 2014 से पहले कितना देश भर में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा था। 2008 में क्या हुआ हमने देखा, मुंबई जब अटैक हुआ तो इंडिया कुछ नहीं कर पाया सिवाय कड़ी निंदा करने के, तो उसका भी एक बहुत रोष था लोगों में। उसके बाद टेररिज्म के जो इंसिडेंट्स थे वो बढ़ रहे थे, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, करीब 500 लोग सिविलियंस इंडिया में वो यूपीए के काल में दे डाइड इन द बॉम्ब ब्लास्ट। तो वो एक बहुत, हम लोग, आप याद कीजिए 2014 से पहले हम लोग बाहर जाते भी, मॉल में जाते या सिनेमा हॉल में जाते भी इतना डरते थे, तो वो इशू था। तो इन दोनों चीजों पे मोदी जी ने डिलीवर किया। और जो एक और चीज which is specific to PM Modi is that he's a master communicator. The way I think he conducted more than 140, 150 rallies, 2019 elections, and took the word to the people. He connected so well with the people. He gave them an account, a report card of what has been done, and obviously things had happened on the ground. That is why people were able to relate with that, and they appreciated him a lot for that. And in fact, that is one of the key traits, of a leader: deliver, but also communicate. I mentioned in the book there are four key leadership aspects in terms of winning trust of people. One of them is connecting with people, which I don't think anybody else does better than Narendra Modi. So I think these are broadly
the reasons why they failed. Yeah. And, बोलिए, please continue. Oh, and also I think one key aspect is that they were also not able to provide a positive alternative. Their whole campaign rested on criticism of Modi. It was a negative campaign. They were never able to provide an alternative, vision for India. और जो आज भी नहीं कर पा रहे हैं, which is the sad part. In fact, it is not good for the quality of India. जो कि मैंने mention भी किया है अपने book में. So I've actually given a lot of advice to the opposition also. आपने पढ़ी है. There's a lot of I've written a lot on Congress in opposition. In fact. Exactly. मैं इंटरव्यू आपने एक चीज लिखा है जो राहुल गांधी का जो प्रोग्राम था न्याय होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डिड ही डू वाज, जैसे आपने लिखा है उस बुक में कि उसने उन्होंने बोला कि हम इतना पैसा देंगे सबको, और जब उनको पूछा गया कि आप कहाँ से पैसा लाएंगे तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि टैक्स पेयर्स देगा और ये हमारे जो राइस लोग हैं वो लोग देंगे. तो क्या हुआ, राइस लोग भी इमीडिएटली बोले हवा में बात कर रहे. गरीब जो मिडिल क्लास था, दे सेड दैट व्हाट यू आर ब्रिंगिंग इन अ स्कीम जिसमें मिडिल क्लास की ही बैंड बजाओगे. तो ऑब्वियसली, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, दे वर लाइक इरिटेटेड दैट वी आर ऑलरेडी पेइंग टैक्सेस, we are already in a lot of burden, under a lot of burden, and on top of it you are bringing in a grand program which you do not have any idea where the money is going to come from. So ये जो हवाई बातें जो थी, this did not, I still remember कि मुझे भी ना, वैसे I am a hardcore BJP supporter, मैं hardcore voters में आती हूँ, I don't vote for anyone else, मगर उसमें वो था, उसपे तो हम लोग बहुत हंसे थे. अच्छा, he's going to take the money from us and give it to the poor people. मतलब, so nothing has changed. Yeah. It was a very badly prepared, half-baked program, and I think Congress also has to admit to that. And the way it was presented, it further showed to the people how confused Congress was in this. In fact, Rahul Gandhi जी जो बोल रहे थे अपने meetings और अपने rallies में, वो ये बोल रहे थे कि ये जो आपने क्वेश्चन पूछा पैसा कहाँ से आएगा, हर रैली में उन्होंने बोला है. मैंने उनके हर रैली स्टडी किए हैं. हर रैली में, मोस्ट ऑफ द रैलीज ही हैज सेड कि वो अंबानी की जेब से पैसा निकाल के आपकी जेब में डालेंगे. उन्होंने ये बोला. चिदम्बरम जी ने बोला हम बेटर टैक्स मैनेजमेंट करेंगे, और असली पोल उनकी खोल दी सैम पिट्रोडा जी ने, जिन्होंने बोला कि मिडिल क्लास को टैक्स ज्यादा देने पड़ेंगे. Exactly. No, they weren't clear. I mean, it was such a hard, like I said, it was so, they were so ill prepared on this. Even if they were well prepared, it would have been, first of all, difficult for them to convince. वो भी मैंने reasons लिखे हैं क्यों book में. Lekin the way they presented it, they actually, sorry to say, but they ended up making a fool of themselves. और in fact उसमें मैंने लिखा है कि एक और चीज वो कर सकते थे, जो अगर करते तो शायद थोड़ी सी credibility बन जाती. लेकिन वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया. अच्छा, एक क्वेश्चन ना मेरे सामने बहुत आता है, जो मतलब बहुत, इवन विथ माय फ्रेंड्स, आई हैव दिस, यू कैन से आर्ग्यूमेंट और डिबेट और व्हाटएवर, कि देयर आर अ फ्यू पीपल जो मेरे ट्विटर फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि मोदी जी सॉफ्ट हो गए हैं, एंड कुछ जो अब जो हमारे जो लेफ्टिस्ट और जो लुटियंस है वो लोग तो पूरे वर्ल्ड में चर्चा कर रहे हैं कि मोदी इज अ फैसिस्ट एंड वो हिंदुत्व लेके आ रहे हैं, जबकि उनके देश में ही लोग बोल रहे हैं कि ही हैज बिकम सॉफ्ट. तो मेरा सवाल ये है कि कैन अ प्राइम मिनिस्टर अफोर्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओनली अ सेक्शन ऑफ द कंट्री? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसको मैं थोड़े अलग तरीके से जवाब देता हूँ कि आप देखिए कि जो राइट एक्सट्रीम है, पहले तो राइट और लेफ्ट जो हमारी डेफिनेशन है इंडिया में एकदम ही गलत है. इट्स अ हाईली कॉकराइट डेफिनेशन, बट मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा. जो एक्सट्रीम, क्योंकि लोग समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, जो एक्सट्रीम राइट है वो भी मोदी को क्रिटिसाइज कर रहा है और एक्सट्रीम लेफ्ट है वो भी क्रिटिसाइज कर रहा है. तो फ्रिंजेस जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और फ्रिंजेस बहुत कम परसेंटेज होती है, 2-4% की इधर उधर, ठीक है. बट जो मासेस हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं मोदी जी. तो that clearly indicates to me that he is on the right track. Right now,
let's see what he has said and what he has done. जब वो शुरू में आए तो उन्होंने क्लियरली बोला कि मेरी एक ही होली बुक है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, और मेरा एक ही रिलीजन है, और रिलीजन क्या है? इंडिया फर्स्ट। जब उन्होंने ये बोल दिया और इन दो चीजों पे उन्होंने अमल किया, कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया फर्स्ट पे, तो बाकी तो वो सब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। वो तो ठीक है। वो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। वो फ्रिंज पे है, एक्सट्रीम्स भी हैं, ऑर्थोडॉक्स भी हैं, मॉडरेट भी हैं, बट लार्जली एज मैंने पहले भी कई प्रोग्राम से बोला है कि लार्जली इंडियन पॉपुलेशन और इंडियन पीपल और इंडियन सिटीजन आर सेक्युलर इन नेचर। और वो सेक्युलर क्यों है? क्योंकि हमारा एंशिएंट रिच कल्चरल हेरिटेज हमें सेक्युलर बनाता है। हम लोग एक्चुअली शूडो सेक्युलर्स नहीं है। हम लोगों को मतलब आप देखिए ना, मीन्स मैं तो बाकियों की बात नहीं करूंगी, आई थिंक इवन नटराजन जी विल अग्री, हम लोगों का बेसिक प्रिंसिपल लाइफ में क्या है? लिव एंड लेट लिव। मे बी वी डोंट लाइक समवन, बट हम लोग तलवार लेके बाहर निकल के लड़ने नहीं लग जाते हैं। वी जस्ट से ओके फाइन, ठीक है, देयर आर डिफरेंसेस, इग्नोर एंड मूव ऑन। उनको उनका जिंदगी जीने दो, हम अपनी जिंदगी जीते हैं। तो ये प्रिंसिपल तो ना किसी के हमको आके सिखाया है, ये तो इनग्रेन्ड है, ये तो एक्चुअली इनग्रेन्ड है। एंड जैसे आपने बोला ना एक्सट्रीम राइट, अब मैं भी राइट में ही काउंट होती हूँ, मुझे भी फैसिस्ट लोगों ने बुला लिया है, मगर बात वही है, एक्सट्रीम राइट को तो मैं भी नहीं सपोर्ट करती हूँ। एंड आई थिंक जो ईशा जी है कि एक ये भी स्ट्रैटेजी है कि अगर कोई सॉफ्ट भी है तो उसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि हार्ड है। तो एक ये भी जो है ना, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र, और ये भी एक मुहिम चल रही है ऐसी। तो और ये आई थिंक हर तरफ रहता है, दोनों तरफ रहेगा। तो जैसे आपने बोला, यू हैव आल्सो फेस्ड इट, इवन दो यू आर सॉफ्ट बट यू आर पेंटेड एज हार्ड। तो आई थिंक ये तो चलता रहता है, ये पॉलिटिक्स तो चलती रहती है ग्राउंड लेवल पे। You can't do anything about it. I'd like to add one point. I'd like to add one point. See, अगर आप देखेंगे, Modi ji has never reacted to any serious comments. There have been no serious comments. They are all personal abuses. What has happened? Be it on him or be it on India. It is never factual. It is never rational or logical. Okay, and what is really probably angering them or annoying them is that Modi's refusal to take the bait. He continues to do the work, and इसमें क्या रहा है, उनको और गुस्सा आ रहा है, तो इसलिए और भी भड़क रहे हैं, and in the process they are going away from the path. Criticism is important, but fact-based criticism, not personal criticism. बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर ये लोग इतना गलत चले गए हैं, अभी उनका क्रेडिबिलिटी चला गया है। अगर आज वो कोशिश भी करेंगे, फिर भी उनका क्रेडिबिलिटी तो आई वेरी मच डाउट इफ इट इज गोइंग टू कम बैक। एंड आई थिंक दैट इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फॉर हिम। In fact, I just to add to what Natarajan ji said, I think the reason why he ignores or he keeps quiet on a barrage of criticism that is thrown at him is primarily because I think in his heart of heart he knows that the more he is criticized, the more stronger he will become politically and electorally. In fact, I call it in my book. I call it the Bali effect. Bali effect. Has a Bali. Exactly. Bali effect. To know more details, you'll have to read the book. But it's a very, very interesting phenomena. And in the end, I also explain why this is happening the way this is happening. Why that he's becoming stronger in spite of. I mean, the stronger the criticism, the more powerful he becomes politically. So we are at the end of another session. And yes, we have been able to answer more questions this time round. We will come back. And to end, I just want to say one thing. The people who are criticizing Modi, as a teacher personally, when I am motivating my students, I always tell them that if you come and tell me that a certain person has done something,
I am not going to believe you right at the beginning. I'm going to observe. And if the person is really doing something wrong, then I will try to correct the person. If the person doesn't correct, then it is his destiny. But as a teacher, I will try to correct him. And the second thing is that, if you go and say that someone is bad, you do not become good. This is something which I always tell the kids, that, your action, your work should speak, not your words. So if you do not like something, just be quiet. So that is what Modi ji is actually teaching us. And what the opposition is where the opposition is miserably failing is that, they are not able to understand that India is not a country जहां पे किसी को जब हम आइडलाइज करते हैं, उसके बारे में बेतुका बिना कोई प्रूफ आप कुछ भी बोलेंगे, लोग मान जाएंगे. सर्टेन पॉइंट के बाद में ना कंपैरिजन्स जब शुरू हो जाती है, तब लोगों को समझ में आ जाता है कि यार ये आदमी कुछ नहीं बोल रहा है, मगर ये जो है पूरा का पूरा ग्रुप एक आदमी को कंटिन्यूअसली बुरा बोलते जा रहे हैं. जबकि हमने देखा है कि मोदी जी अपने, जैसे नटराजन जी ने बोला है, जैसे रणदीप जी ने बोला है, मोदी जी अपना प्रॉमिसेस को पूरा कर रहे हैं, जितने भी किए. धीरे धीरे पैंडेमिक आने के वजह से बहुत कुछ हुआ है, मगर फिर भी हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है. हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं. अपने पे भरोसा रखिए, अपने लीडर पे भरोसा रखिए, हम लोग वापस आएंगे. एंड ये चर्चा जरूर जारी रहेगी. धन्यवाद रणदीप जी, धन्यवाद नटराजन जी. एंड व्यूअर्स, आपको अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा जब भी हमारा नए वीडियो हम डालेंगे. शुभ रात्रि.